तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों के साथ, जहां पहली खबर सामने आ रही है, जहां संसद भवन में जमकर हंगामा देखने को मिला है। बता दें कि हम बात कर रहे हैं दिल्ली संसद परिसर में, जहां पर इंडिया गठबंधन की तरफ से जबरदस्त हंगामा किया गया। लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। वहीं आज की दूसरी खबर की अगर बात करें तो वो झारखंड से सामने आई, जहां रांची में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों का विरोध का आज 18 दिन हो चुके हैं विरोध करने को लेकर छात्रों के। कल जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी, छात्रों पर बर्बरता की गई, लाठी चार्ज किया गया और लाठी चार्ज करने के दौरान कई छात्र ऐसे थे जो चोटिल हुए हैं। इस पूरी घटना में आंसू गैस के गोले उन पर दागे गए। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आंसू गैस के गोले उन पर दागे गए। पुलिस ने लाठी चार्ज किया है छात्रों पर। तो आपको बता दें कि छात्रों पर जिस तरीके से बर्बरता की गई, ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज की 4 बड़ी खबरों की। झारखंड में पुलिस ने छात्रों पर बर्बरता की, उसके बाद छात्रों का गुस्सा और तेजी के साथ बढ़ गया है। छात्रों का कहना है कि इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा जब तक उनकी मांगों को नहीं सुना जाता। और इसी बीच एक और आपको बड़ी खबर दे दें, जहां इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां झारखंड में बीजेपी के बंद के दौरान भारी बवाल देखने को मिला है। रांची समेत झारखंड के कई शहरों में प्रदर्शन, लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का झारखंड बंद। विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज। झारखंड में बीजेपी के बंद के दौरान भारी बवाल देखने को मिला। रांची समेत झारखंड के कई शहरों में प्रदर्शन देखने को मिला। लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का झारखंड बंद। विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों पर जमकर लाठियां भांजी गई थी। छात्रों का कहना है जब तक हमारी मांगों को नहीं सुना जाता तब तक हम इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। और रांची समेत झारखंड के कई शहरों में भी आज प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। झारखंड बीजेपी ने झारखंड बंद का ऐलान करा है। झारखंड के कई प्रमुख शहर आज पूरी तरीके से सन्नाटे में नजर आ रहे हैं। सिर्फ प्रदर्शनकारी ही सड़कों पर है। छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब से कुछ ही दिन पहले दिल्ली में भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, जहां छात्रों के साथ पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। और कल जो तस्वीरें झारखंड से सामने आई वो भी कुछ ऐसी ही थी, जहां छात्रों के साथ मारपीट की गई, बर्बरता की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया। और बीजेपी लगातार छात्रों के साथ यहां पर नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का ये कैसा दोहरा चरित्र है, ये कैसे दो चेहरे हैं, जो दिल्ली में छात्रों के लिए अलग और झारखंड के छात्रों के लिए अलग। तो ये 3 तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। युवा आक्रोश में है, लड़ाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। छात्रों का कहना है कि हम उग्रता नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी मांगों से पीछे भी नहीं हटेंगे। ये 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि झारखंड में इस समय छात्रों का किस तरीके से रोष देखा जा रहा है। और झारखंड बीजेपी का ये प्रदर्शन चालू है, जहां टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। झारखंड बंद का ऐलान कर ये विरोध जताया गया। और छात्रों का बड़ा समूह भी इस दौरान प्रदर्शन कर रहा है। हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। और वहीं सदन के बाहर बीजेपी ने बड़े बड़े पोस्टर्स हाथ में लेते हुए राहुल गांधी जवाब दो, झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर चुप क्यों है, राहुल गांधी जवाब दो। तो देखिए सवाल अब चारों तरफ से यही उठ रहे हैं। जो विपक्ष आज सदन में सत्र नहीं चलने दे रही है कि अमित शाह जवाब दे, जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई उसका जवाबदेही तय की जाए, वही कांग्रेस आज झारखंड के मामले पर इतनी चुप क्यों है। ये दोहरा चरित्र राजनीति का इस मामले में देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि दीपके सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, वो झारखंड में एक भी बार नहीं दिखाई दिए हैं। लेकिन अब जब लगातार मीडिया उनसे सवाल कर रही है तो उन्होंने कहा कि हमने बात की है
और हम समर्थन देते हैं इस प्रोटेस्ट को भी। हालांकि अभी सीजेपी की तरफ से कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा है। अभिजीत दीपके का कहना था कि उनको टाइफाइड हो गया है, इसलिए वो वहां नहीं जा सकते, और जो उनके अन्य साथी हैं वो भी वहां नहीं जा सकते क्योंकि सब बीमार हैं। अब इस पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बता दें कि आंदोलनकारी छात्र सड़क पर उतर चुके हैं। रांची छात्र आंदोलन में अब तक क्या क्या हुआ वो भी आपको बता रहे हैं। 25 जुलाई को बापू वाटिका से छात्रों का यह आंदोलन शुरू हुआ था, यानी 25 जुलाई से आज लंबा वक्त बीत चुका है। छात्रों की बातों को नहीं सुना जा रहा है। 27 जुलाई को आंदोलन का अगला चरण भी तय हुआ था कि अब आगे क्या कुछ करना है। वहीं बात अगर करें 29 जुलाई को विधानसभा घेराव का, 27 जुलाई को ऐलान किया गया था कि 29 तारीख को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। 28-29 जुलाई को आंदोलनकारी छात्र सड़क पर उतर चुके थे। आंदोलन बापू वाटिका से जेएसएम स्टेडियम शिफ्ट किया गया। 29 जुलाई को छात्रों ने संविधान यात्रा भी निकाली। और हमारे साथ फोन कॉल पर वरिष्ठ पत्रकार सुजीत जुड़ चुके हैं रांची से, जो जानकारी देंगे। सुजीत, देखिए कल भी हमने आपसे बातचीत की थी, आपने बताया था कि किस तरीके की स्थितियां बनी हुई है। आज क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज झारखंड बीजेपी ने बंद का ऐलान किया है? जी बिल्कुल, देखिए छात्रों का जो जेपीएससी और जेएसएससी के में हुई भ्रष्टाचार को लेकर छात्र जिस तरह से लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, और उसी कड़ी में कल विधानसभा का घेराव किया गया था। और विधानसभा घेराव के दौरान में जो टीयर गैस का छात्रों पर इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, साथ ही हल्का बल प्रयोग का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं छात्रों में रोष दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ झारखंड की विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले को लेकर काफी गंभीर है, और इसी वजह से आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड बंद का आह्वान किया था, जिसका असर सुबह से ही राजधानी रांची के सड़कों पर नजर आ रहा है। साथ ही साथ झारखंड के कई इलाकों में भी बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो जबरदस्ती बंद करा रहे हैं, टायर जलाकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। उसी के साथ दूसरी तरफ एबीवीपी के छात्रों ने भी आज विधानसभा मार्च का आह्वान किया था, और उनकी जो जुटान थी ओल्ड विधानसभा के समीप हुआ था। हालांकि इस झारखंड बंद कॉल को देखते हुए और एबीवीपी के प्रदर्शन को देखते हुए झारखंड सरकार ने भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की थी, और यही वजह रही कि झारखंड विधानसभा मार्च के दौरान ही ओल्ड विधानसभा के पास छात्रों और प्रदर्शनकारियों को वहां पे रोक दिया गया था। कई घंटों तक हंगामे का दौर दिखा। उस प्रदर्शन में कई छात्र भी नजर आए जो दूर से आए हुए थे। कई छात्राएं जो है वो गर्मी की वजह से और प्रदर्शन की वजह से बेहोश भी हो गई। हालांकि उनको पुलिस ने और मेडिकल सहायता जरूर मुहैया कराया। लेकिन बात यह है कि छात्र अब सड़क पे नजर इसलिए आ रहे हैं कि कल जो हुई लाठीचार्ज और इसके बाद जेपीएससी और जेएसएससी में जो भ्रष्टाचार का मामला है, ये कोई नया मामला नहीं है। झारखंड निर्माण के बाद से ही लगातार इस तरह की भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो सामने आते रहे हैं। किसी भी दल की सरकार रही हो झारखंड में, सभी के समय में कभी ना कभी झारखंड में जो एग्जाम हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं धांधली और भ्रष्टाचार का मामला जो है वो सामने आया है। इसको लेकर ही छात्र नाराज चल रहे हैं। उनका साफ तौर पे करना है कि इस बार सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। पहले भी आश्वासन मिलता रहा लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, और यही वजह है कि इस बार बड़े तादाद में और बड़े हौसला के साथ में जो है छात्र जो है वो सड़क पर नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले को लेकर सरकार को लगातार घेर रही है। इसके पीछे वजह यह है कि जिस तरह से पिछले दिनों नीट के एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ और उसको लेकर जो जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस और उनके अलायंस पार्टियां जो है लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साधते रही है, और बीजेपी सरकार के कार्यशैली पर भी सवाल उठाती रही है, जिसके वजह से प्रदर्शन जो है लगातार वहां पे बढ़ता गया और बढ़ता चला गया, और यही वजह रही है कि वहां पर धर्मेंद्र प्रधान को भी इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन अब यहाँ पे झारखंड में
बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे कांग्रेस अलायंस है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में, राजद भी गठबंधन में शामिल है। अब बीजेपी इस मामले को उठा रही है कि ये राजनीति का ये दोहरा चरित्र कैसे हो सकता है। अगर जब जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसके लिए बीजेपी अगर दोषी हो सकती है, तो झारखंड में भी सेम हालात है। तो यहाँ पर जो वर्तमान सरकार है वो दोषी हो रही है। राहुल गांधी अन्य जगह पर जा रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, लेकिन वो झारखंड नहीं है। को बरगलाने का काम किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारियां साझा करने के लिए। तो चलिए आपको सीधे अब संत कबीर नगर लेकर के चलते, जहां मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे, सुनिए। वंदे वंदे नमः पार्वती पते हर हर। खलीलाबाद एवं मैदावल विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रभारी मंत्री संत कबीर नगर श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, हमारे माननीय विधायक लोकप्रिय विधायक खलीलाबाद शंकुराज तिवारी जी, लोकप्रिय विधायक मैदावल सैनिक त्रिपाठी जी, लोकप्रिय विधायक धनघटा श्री गणेश चंद चौहान जी, विधान परिषद सदस्य संतोष सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री सुभाष यदुवंशी, जिला पंचायत के प्रशासक श्री बलराम यादव जी, पूर्व सांसद श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ला जी, पूर्व सांसद श्री इंद्रजीत मिश्रा जी, पूर्व सांसद श्री प्रवीण निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष श्रीमती नीतू सिंह जी, पूर्व विधायक श्री राकेश सिंह बघेल जी, पूर्व विधायक श्री दिग्विजय नारायण चतुर्वेदी जी, जिला प्रभारी अजय कुमार गौतम जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाद राय जी, श्याम करण सिंह जी, बद्री प्रसाद यादव जी, शेख भान राय जी, रामललित चौधरी जी, जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, सहयोगी दलों के लिए हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित जनपद संत कबीर नगर के मैदावल और खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज सावन शिवरात्रि है। यहां के पवित्र धाम बाबा तामेश्वर नाथ धाम में श्रद्धालुजन आकर के देवादिदेव महादेव को अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए जलाभिषेक कर रहे हैं। बाबा तामेश्वर नाथ धाम की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और सावन शिवरात्रि की हृदय से बधाई भी आप सबको देता हूं। प्रदेश के सभी शिवालयों में भारी भीड़ है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर के देवादिदेव महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति का परिचय दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाबा ओगड़नाथ, मेरठ में बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर, गाजियाबाद में पुरा महादेव मंदिर, बागपत में, काशी में काशी विश्वनाथ धाम और मार्कंडे महादेव के मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर के देर रात्रि से ही जलाभिषेक कर रहे हैं। और ये आपका सौभाग्य है
कि जनपद संत कबीर नगर में बाबा तामेश्वर नाथ का पवित्र धाम है। मैं बाबा के चरणों में नमन करते हुए सावन शिवरात्रि की हृदय से बधाई आप सबको देता हूं। बहनों और भाइयों, जनपद का नाम मध्यकालीन निर्गुण धारा के प्रखर संत कबीर दास जी के नाम पर है। याद करिए, उन्होंने पाखंड के खिलाफ, जाति पाति के भेद को चौड़ा करने वालों पर कड़ा प्रहार किया था। समाज को बांटने वाले लोगों से उन्होंने सावधान किया था। और यही कारण है सैकड़ों वर्षों के बाद भी संत कबीर दास जी की ये वाणियां आज भी समाज का मार्गदर्शन कर रही है। संत कबीर दास जी उस पाखंड के खिलाफ लड़ने के लिए इसीलिए मगहर में आए थे। लोगों की मान्यता थी कि मगहर में मरने पर नरक मिलता है। उन्होंने कहा स्वर्ग और नरक ये व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता। अच्छे कर्म करिए, लोक कल्याण का कार्य करिए, सदाचार का कार्य करिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो आपको कहीं भी स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। और मैंने इसीलिए मगहर में आकर के साबित किया कि नहीं, यहां नरक नहीं, यह भी स्वर्ग पाने की भूमि है। और स्वर्ग पाने की इस भूमि संत कबीर दास जी की इन स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कबीर एकेडमी का निर्माण मगहर में किया है। वहां का सुंदरीकरण किया है। संत कबीर दास जी से जुड़े हुए विभिन्न पहलों को लेकर के सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, बदलता हुआ संत कबीर नगर बदलते हुए उत्तर प्रदेश की कहानी को कह रहा था। जो बातें अभी यहां हमारे दोनों विधायक कह रहे थे, विकास के एक मुद्दे को लेकर के मजबूती के साथ अपनी बातों को कह रहे थे। एक ही भाव है, विकास के कार्यों के माध्यम से आम जन के जीवन में परिवर्तन लाना, अपने क्षेत्र का, अपने विकास खंड का, अपनी विधानसभा का और अपने जनपद का विकास कराना, विकास की गति के माध्यम से आम जन के जीवन में प्रगति लाना और इस प्रगति के माध्यम से समृद्धि के नए सोपान को छूते हुए हम भी आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश के सारथी बनेंगे, जिससे 2047 के पहले हमारा देश आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सके। यही कारण है कि आज संत कबीर नगर जनपद में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भ्रष्ट आचरण के कारण जो कटाई मिल बंद हो गई थी, आज उसको प्रारंभ करने के लिए फिर से कार्य योजनाएं प्रारंभ हो रही है। ये सीजन याद करिए, ये सीजन संत कबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा के बच्चों के लिए भय और दहशत का कारण बनता था। हर मां इस बात से सशंकित रहती थी कि ये बीमारी, ये नौ की बीमारी, ये मस्तिष्क ज्वर न जाने किस बच्चे को निगल लेगी। कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी को 4 बार सरकार बनाने का अवसर मिला था, वह कुछ नहीं कर पाई। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार बनी, आज इंसेफ्लाइटिस को हमने पूरी तरह समाप्त कर दिया।
अब नौ की बीमारी नहीं, मस्तिष्क ज्वर नहीं है। अब बच्चों की मौत बीमारी से नहीं हो सकती, वैसे ही नहीं हो सकती जैसे अब कोई माफिया किसी नौजवान की भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये बीमारी इस क्षेत्र के लिए बीमारी और यूपी को बीमारू राज्य ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दिया था। पाप ये करते थे, भुक्तभोगी आपको होना पड़ता था, यहां के नौजवानों को होना पड़ता था, यहां के बच्चों को होना पड़ता था। भ्रष्टाचार इनका और खामियाजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता था। वे समय कालकलवित होते थे। आज बहनों और भाइयों, बीमारी को भी समाप्त किया और माफिया को भी समाप्त किया। माफिया मुक्त, कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश। पर्व त्योहार के पहले हमें कभी मैदावल में, कभी बखेरा में, कभी खलीलाबाद में, कभी धनघटा में दुर्गा पूजा पंडाल लगाने के लिए आना पड़ता था, दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए आना पड़ता था, रामनवमी के जुलूस को, शोभा यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आना पड़ता था। अब मैं कह सकता हूं, मैं लखनऊ से देख सकता हूं कि आपकी शोभा यात्रा और आपका मूर्ति का पंडाल सुरक्षित है, कोई भय नहीं, कोई भय नहीं। अब राह चलते हुए किसी बेटी को कोई गुंडा छेड़ नहीं सकता है। ईमानदारी के साथ व्यापार करने वाले किसी व्यापारी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। उसे मालूम है बेटी के साथ छेड़खानी की और व्यापारी के व्यवसाय में अनावश्यक हस्तक्षेप करके लूटमाट करने का प्रयास किया तो खामियाजा एक ही होगा, या तो जेल जाना पड़ेगा या जहन्नुम की यात्रा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, जब इस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य होता है तब परिणाम आते हैं। पहले आज जब हम रामेश्वरनाथ धाम की बात करते हैं, कॉरिडोर बनाने की बात करते हैं, तो बहनों और भाइयों, ये धाम में कॉरिडोर बनाने की बात इसलिए हो पा रही है क्योंकि हमारे पास पैसा है। हमारी भगवान शिव के प्रति, देवादिदेव महादेव के प्रति हमारी आस्था है। भारत की विरासत का हम सम्मान करना चाहते हैं। इससे पहले पैसा था, लेकिन यही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पे खर्च हो जाता था। ये पैसा कहीं पे संत कबीर एकेडमी के लिए नहीं खर्च होता था। संत कबीर तो निर्गुण धारा के थे, उन्होंने जितना मुस्लिम कट्टरपन के खिलाफ कहा उतना ही हिंदू कट्टरपन के खिलाफ भी कहा, लेकिन हिंदू ने उन्हें पूजा है और मुसलमान दूर से भी नहीं छूना चाहता है। यही अंतर है, यही अंतर है। आज संत कबीरदास जी के नाम पर एकेडमी बनती है, ऑडिटोरियम बनता है और साथ साथ बाबा तामेश्वर नाथ धाम के कॉरिडोर के निर्माण के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। मैंने तो कहा है तामेश्वर नाथ धाम के लिए जितने लोग वहां बसे हुए हैं, उनको हम मुआवजा देंगे, बसाने की व्यवस्था करेंगे। वे लोग सहयोग करेंगे तो आने वाले कई 100 वर्षों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए उत्तम धाम का निर्माण हो जाएगा। पैसे की कमी नहीं, पैसा हम दे देंगे, वे सहयोग तो करें। बैजूनाथ धाम का मंदिर बीच में क्षतिग्रस्त हुआ था। हमने धर्मार्थ कार्य विभाग को कहा है जल्दी से उसका प्रस्ताव मंगाओ, वहां पे भी कोई कार्य होना चाहिए, बैजूनाथ धाम में भी होना चाहिए काम। बहनों और भाइयों, आपकी आस्था को सम्मान देने वाली सरकार होगी तो ही विकास करा पाएगी। जिनके मन में आपकी आस्था के प्रति सम्मान का भाव नहीं, वे विकास भी नहीं करा सकते। वे छात्रों की छात्रवृत्ति को हड़प जाते थे, विकास के कार्यों को लूट मचा देते थे, नौजवान की नौकरी में लूट मचती थी,
किसानों के लिए आने वाली योजनाओं में भी व्यापक भ्रष्टाचार था। आप सोचो, कोई ये कल्पना कर सकता है? पूछना चाहिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से। एक बात पूछनी चाहिए, अकेले संत कबीर नगर की जब मैं बात करता हूं तो बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण और शहरी को मिलाकर के अगर संत कबीर नगर में हम देखेंगे 95,000 परिवारों को एक एक आवास मिला है। 95,000 परिवारों को। 3.5 लाख गरीबों के घर में शौचालय बना है पिछले 9 वर्ष के अंदर। तीन लाख से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन का लाभ मिल रहा है। प्रदेश भर में हम 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को सुविधा दे रहे हैं। मातृवंदना योजना के अंतर्गत भी ये सुविधा प्राप्त हो रही है। बहनों और भाइयों, कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज जो ये सड़कें बन रही है, ये जो बाईपास बन रहे हैं, ये जो बस स्टेशन बन रहे हैं, बहराइच से लेकर के बांसी होते हुए खल्लाबाद तक जो रेलवे लाइन बन रही है, ये रेलवे लाइन ये विकास का आधार है, विकास का। ये विकास करेगी, बेहतर कनेक्टिविटी देगी। और हम लोगों ने तय किया है, लैंड बैंक जैसे ही यहां का तैयार होगा तो हम लोग संत कबीर नगर में भी एक विकास प्राधिकरण के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। विकास प्राधिकरण का कार्यक्रम, ढेर सारे कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि आज की आवश्यकता है। आज सड़कें अच्छी हैं। पहले क्या था? 17 के पहले बाढ़ से, बीमारी से, दंगा और कर्फ्यू से, आपदा पर हो रहे प्रहार से, गुंडागर्दी से, गरीबों की जमीनों पर हो रहे कब्जे के कारण आम जन त्रस्त रहता था। गरीब को राशन नहीं मिलता था, शासन की सुविधा का लाभ नहीं मिलता था। आज तो बिना भेदभाव के सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जिन 95,000 गरीबों को मकान की सुविधा मिली है, आवास की सुविधा का लाभ मिला है, बहनों और भाइयों, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बिना किसी सिफारिश के मकान मिल पाएगा। जिन 3.5 लाख परिवारों के घर में शौचालय बना है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है, युवा के लिए नौकरी है, रोजगार भी है। आज जो एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी प्रोपेगेंडा कर रही है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने क्या किया था? बीमारी से मौतें होती थी, गरीब का बच्चा मरता था, ये मौन रहते थे, मौन रहते थे। इनके कानों में जू नहीं रेंगता था, कभी उस गरीब के साथ खड़े नहीं होते थे। आज तो गोरखपुर में ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज भी स्वस्थ है, सुपर स्पेशलिटी की सुविधा भी है, एम्स बन गया है। और एम्स बनने के साथ साथ जहां पहले केवल गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज था, आज गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज है ही, एम्स बन गया। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज, रायबरेली में मेडिकल कॉलेज। बहनों और भाइयों, अमेठी में मेडिकल कॉलेज
अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर में, चंदौली में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में, यानी मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो गई है, लंबी श्रृंखला खड़ी हो गई है। सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, नीति साफ होनी चाहिए, और नीति बन जाती है तो निर्माण भी हो जाता है, और ये निर्माण उसी शुद्ध नियत के साथ किए गए प्रयास का परिणाम है। आज यहां पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो गया है। बच्चे, यहां के बच्चे यही पढ़ रहे हैं, नहीं तो गरीब का बच्चा कहां जाएगा। यहां का युवा ऊर्जावान है, प्रतिभाशाली है, उसको मंच नहीं मिला तो प्लान करता था। आज खल्लाबाद के बगल में गोरखपुर का औद्योगिक शहर बसा हुआ है, गीड़ा बसा हुआ है। 50,000 से अधिक नौजवानों को केवल 9 वर्ष में यहां पर रोजगार मिला है, नौकरी मिली है। इसमें आपके संत कबीर नगर के नौजवान भी वहां पर रोजगार प्राप्त किए हैं। बहनों और भाइयों, ये जो सड़कें हैं, सड़क मात्र नहीं है, ये आपकी गति को बढ़ाने के लिए और उस गति को प्रगति में बदलने का एक माध्यम है। जब प्रगति होती है तो अपने आप ही समृद्धि आती है, और उसी समृद्धि के लिए ये विकास के कार्य हो रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर बन रहे हैं। मैं राहुल जी से भी और अखिलेश जी से भी कहना चाहूंगा, ये लोग जो बातें कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आप आंकड़ों को ध्यान देंगे तो इनकी वास्तविकता सामने आ जाएगी। आंकड़े बताते हैं, पहले 2014 के पहले, मोदी जी के पहले लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया। देश के अंदर आईआईटी की संख्या थी मात्र 16, और 14 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में आईआईटी की संख्या हुई है 23, बढ़ी है, 44% की वृद्धि हुई है। आईएम 14 के पहले इनकी संख्या थी 13, और 14 के बाद इनकी संख्या में वृद्धि हुई है 22, यानी 69% ये बढ़े हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास के लिए 14 के पहले व्यवस्था अस्तित्व में ही नहीं थी। अगर नौजवान की स्किलिंग नहीं है तो उसको नौकरी और रोजगार नहीं मिलेगा। और आज देश भर में लगभग 600 केंद्र संचालित है, और लगातार राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के माध्यम से एक नेटवर्क को आगे बढ़ाने का काम देश के अंदर तेजी के साथ चला है। एम्स 2014 के पहले थे 7, आज है देश में 23। मेडिकल कॉलेज 431 थे 2014 के पहले, और आज है 818, यानी 93% की वृद्धि हुई है। एमबीबीएस की जो सीट्स थी 2014 के पहले थी 51,348, आज है 1,28,926, यानी 151% की वृद्धि हुई है। मेडिकल कॉलेज की पीजी सीटें 14 के पहले थी 31,185, और 2014 के बाद इनमें वृद्धि हुई है 85,822, यानी 175% की वृद्धि हुई है। रोजगार सृजन के लिए 2014 के पहले 1947 के बाद से कुल रोजगार का सृजन हुआ था 147 करोड़, और कुल रोजगार का सृजन मोदी जी के बाद हुआ है 64 करोड़ 33 लाख, यानी इसमें 17 करोड़ 18 लाख की वृद्धि हुई है। स्टार्टअप की संख्या 500 से कम थी 14 के पहले, आज 2,23,000 से भी स्टार्टअप है देश के अंदर, और देश के अंदर एक नया इकोसिस्टम स्टार्टअप का तैयार हुआ है। यूनिकॉर्न इनमें पहले केवल 4 थे, आज इनकी संख्या 125 हुई है। राहुल जी और अखिलेश यादव जी, आप पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं है, आपके वक्तव्य,
आप लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातें कभी कभी हास्यास्पद होती है, आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर देती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किलिंग चाहिए। आज के नौजवान की जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में 56 से 60% युवा जनशक्ति है, इसकी स्किलिंग के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता थी, जो डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आगे बढ़ाया है। उसकी स्किलिंग हो रही है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था हो रही है, स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है। ये आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईएम, एम्स, मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला, स्किल डेवलपमेंट सेंटर की श्रृंखला इन्हीं नौजवानों की स्किलिंग का और इनके लिए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का एक माध्यम बना है। आपके समय में मेडिकल कॉलेज नहीं थे, आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाने में रुचि भी नहीं ली, तो बच्चा लेता एडमिशन कहां लेता? आज आप राजनीति कर रहे हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं, उस नौजवान के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आपके समय में उस नौजवान की नौकरी में डकैती पड़ती थी, उस नौजवान के साथ अन्याय होता था। आज बहनों और भाइयों, हम लोगों ने तय कर रखा है, अगर नौजवान के भविष्य के साथ किसी व्यक्ति या संस्था ने खिलवाड़ किया तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर लेंगे और खिलवाड़ करने वाले को आजीवन कारावास की सजा भी करवा देंगे। बहनों और भाइयों, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है और जीरो टॉलरेंस इन क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। मैं आज के इस अवसर पर जब यहां पे इन दोनों विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए 617 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के बारे में, जिसके बारे में हमारे दोनों माननीय विधायकों ने यहां पे विस्तार से कहा है, सड़क भी बनी है, पेयजल की व्यवस्था भी हुई है, आईटीआई भी बने हैं, हॉस्पिटल भी बने हैं, अन्य तमाम कार्य यहां के जो आवश्यक थे उन सभी कार्यों का यहां पे शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास तब होता है जब विकास कार्य करने की में रुचि लेने वाले जनप्रतिनिधि हो। आपने रुचि लेने के लिए डबल इंजन की इस सरकार को चुना है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, संत कबीर नगर तो हमारे लिए आंगन जैसा है, जब मर्जी तब हम लोग आ सकते थे, पहले भी आते थे। बखिरा में, अगल बगल के क्षेत्र में हम लोग लगातार आते थे। कितना समय लगता था मुझे, तब भी गोरखपुर से आने में 45 मिनट का समय लगता था। अब तो अच्छी सड़कें हो गई और आसानी से हम आ सकते हैं। विकास के कार्यों में कमी नहीं आने दी जाएगी। आप डबल इंजन सरकार को अपना आशीर्वाद बनाते रहिए, लगातार देते रहिए। विकास और विरासत का अभियान आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ 617 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आज पावन शिवरात्रि के अवसर पर देवादिदेव महादेव भगवान कामेश्वर नाथ से आप सबके उज्जवल में भविष्य की खुशहाली की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।